हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का बढ़ाऊं तेरा मास्टर चैनल पर। एंड टुडे दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। जो भी लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली रिलेटेड टू सीडीपी के जो आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं उनको हम पूरा बायलिंगुअली और डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से अच्छी तरह से उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये हमारा सीटेट का पेपर है, 2021 का ये पेपर है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है ये पहला प्रश्न हमें? द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड, बट ईच चाइल्ड डेवलप्स एट हर ओन रेट. Which principle of child development does this illustrates? Discontinuity options हमारे हैं, सेकंड है linearity, थर्ड है uniformity and individuality. मैं आपको बोलूंगी कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, उसके बाद वीडियो को 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, और उसके बाद हमारे साथ एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ हम सीखते हैं कि क्या इसका जवाब होना चाहिए। आइए एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होते हैं, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? फर्स्ट इज अनिरंतरता, सेकंड रैखिकता, थर्ड इज एकरूपता एंड फोर्थ इज पृथकता। तो आई होप आपने इसका जवाब अपने मन में सोच लिया होगा कि क्या जवाब होना चाहिए। तो देखिए भाई, सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो आ जाता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट के यानी विकास के काफी सारे सिद्धांत हैं जिनके अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो एक ऑर्डर को फॉलो करता है। उसकी जो डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल रेट पे उसकी डेवलपमेंट होती है, यानी इंडिविजुअलिस्टिक होती है डेवलपमेंट। और जो डेवलपमेंट है हमारा, जो विकास है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि जो हर एक इंसान, हर एक बच्चा जो है, हर एक बालक है, वो अपने अपने पेस से, अपने अपने रेट से वो क्या करेगा? डेवलप होगा, वो विकास उसका होगा। तो क्वेश्चन यही, स्टेटमेंट भी हमें यही कहती है कि जो विकास है उसकी डायरेक्शन यानी उसकी दिशा और उसका क्रम तो क्या है? सिमिलर होता है, समान होता है हर बच्चे के लिए, लेकिन हर बच्चा अपने ओन रेट पे यानी कि अपनी ओन उसकी खुद की एक स्पीड से वो क्या करता है? विकसित होता है, यानी उसका विकास होता है। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा भाई? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी यहाँ पे लगता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी का कोई प्रिंसिपल नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट तो कैसी होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है, निरंतर चलती रहती है हमारे अंतिम समय तक जिंदगी के। ठीक है, लिनियरिटी, यूनिफॉर्मिटी का यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपने अपने पेस से क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। तो ठीक है भाई, आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कुछ दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। फर्स्ट है हमारी असर्शन और सेकंड है रीजन, यानी इस कथन का कारण, ये नीचे वाला जो हमारा इसका रीजन दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा असर्शन है उसका रीजन नीचे दिया हुआ। आइए पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। इट इज डिफिकल्ट टू मेक जनरलाइज्ड क्लेम्स अबाउट चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ मल्टीप्लिसिटी। क्या कहता है कि जो हमारा बचपन है ना, उसके बारे में, चाइल्डहुड के बारे में हम जनरलाइजेशंस नहीं कर सकते। बहुत ही डिफिकल्ट है जनरलाइजेशंस करना, क्योंकि चाइल्डहुड में काफी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है, यानी काफी ज्यादा विभिन्नता यहाँ पे होती है। इसकी एग्जैक्ट हिंदी अभी हम नीचे देखेंगे। और इसका कारण क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि जो चाइल्डहुड है इज अ सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट, यानी जो हमारा बचपन है वो एक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, वो एक हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक कंस्ट्रक्ट, यानी उस परिवेश से वो अफेक्ट होता है। और अब इसके भाई ये ऑप्शंस हैं कि क्या हमारी दोनों स्टेटमेंट्स जो ए एंड आर बोथ आर ट्रू, या फिर सेकंड ऑप्शन कहता है कि बोथ ए एंड आर दोनों ट्रू हैं और आर इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड में क्या कहता है
ए तो ठीक है बट आर क्या है, गलत है। फोर्थ में कहता है बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी ये दोनों क्या है, गलत है। तो देख लेते हैं एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ के। देखिए भाई, कथन क्या है हमारा, बच्चों और बचपन के बारे में समनायिक दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता या फिर विविधता है। तर्क क्या है, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना होती है। ऑप्शंस हमारे वही रहेंगे कि भाई जो ए और आर दोनों ठीक है और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, या फिर सेकंड और थर्ड ऑप्शन आप इसमें चूज कर सकते हैं। आई होप आपने अभी तक अपना आंसर, अपना जवाब चुन लिया होगा। तो देखिए भाई, हमारा जो इसका आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट लॉजिकल आंसर है। क्यों, क्योंकि ये जो असर्शन, ये जो कथन इसने बोला है कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है चिल्ड्रन, जो हमारे चाइल्डहुड है उसके बारे में जनरलाइजेशन हम कर सके, ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि ये सच बात है। क्यों है डिफिकल्ट, क्योंकि हर बच्चे की हेरिडिटी, हर बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, उसका परिवेश है, वो डिफरेंट होता है। और जो डेवलपमेंट है, जो चाइल्डहुड में बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, तो वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। इसलिए बहुत सारी यहाँ पे विभिन्नताएं आती हैं। और यही इसका रीजन भी है कि भाई जो चाइल्डहुड है वो एक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट भी हम उसको कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए भाई, which of the following statement is a correct explanation of the process of socialization of a child, यानी बच्चे के समाजीकरण का इनमें से करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी स्टेटमेंट देती है। ठीक है, जो सोशलाइजेशन है हम उसको डिवाइड करते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या हो जाता है भाई, उसकी फैमिली आएगी, उसके पेरेंट्स आएंगे, यानी कि जो बिल्कुल उससे उसके रिलेटेड, बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उसकी फैमिली है, वो आ जाएगी उसमें। यानी प्राथमिक जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, उसमें हमारी फैमिली आ जाती है। सेकेंडरी में हमारे पीयर्स आ जाते हैं, हमारा स्कूल आ जाता है। ठीक है, जो सेकेंडरी नंबर पे आते हैं। तो देखिए भाई, इसके ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं। क्या है ऑप्शंस? फर्स्ट ऑप्शन इज चाइल्ड्स पोटेंशियल इज अ डेफिनेट रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, यानी कि जो बच्चे के जो उसके पोटेंशियल्स हैं, उसकी कैपेसिटी है, वो किसके कारण होती है? उसकी जेनेटिक मटेरियल यानी उसकी हेरिडिटी के कारण होती है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? चाइल्ड कैन बी शेप्ड एंड मॉड्यूल्ड कंप्लीटली बाय सोशल एनवायरनमेंट, कि उसको सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू कंप्लीटली उसको शेप किया जा सकता है, यानी उसको कैसी पर्सनालिटी में आपको शेप करना है वो चीज पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड सोनली बाय हिज और हर डेस्टिनी, यानी उसके भाग्य पे डिपेंड करेगा कि कैसा उसका विकास हो रहा है। एंड नीदर हेरिडिटी नोर एनवायरमेंट प्ले अ रोल। देखो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का दोनों का इंटरप्ले होता है डेवलपमेंट। ठीक है भाई, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आइए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे के संभाव्य गुण, अंतर्निहित शक्तियां अनुवांशिक सामग्रियों के पोषक होने का निश्चित परिणाम है। सेकेंड इज, बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढला जा सकता है। थर्ड इज, बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसमें न तो अनुवांशिकता न कोई और भूमिका, न ही परिवेश उसमें कोई भूमिका निभाता है। फोर्थ इज, बच्चे का विकास अनुवांशिकता और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। आई होप आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। एंड लेट्स सी इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए भाई,
जो बच्चे की पोटेंशियल है, यानी उसकी जो कैपेसिटीज हैं, उसका जो टैलेंट है, उसका जो पोटेंशियल है, वो सिर्फ उसके जेनेटिक मटेरियल का रिजल्ट नहीं होता। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो कट गया, थर्ड वैसे ही कट गया, क्योंकि इसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट का ये रोल ही नहीं बता रहा है, सीधा कह रहा है कि वो तो उसके भाग्य के ऊपर है, जबकि ऐसा तो नहीं होता। सेकंड में क्या कहता है कि जो बच्चा है उसको हम ढाल सकते हैं सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू, कुछ हद तक ऐसा पॉसिबल है, लेकिन सोलली ऐसा हम पॉसिबल नहीं मानते हैं, ठीक है। तो हमारा बचता है लास्ट ऑप्शन, एंड इट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जो बच्चे का विकास है वो इंटरप्ले है, यानी कि वो किससे मिलकर विकास होता है, उसकी अनुवांशिकता और उसके परिवेश से। बिल्कुल सही बात है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी पियाजे के अनुसार बच्चे का जो विकास है, वो जो उसने पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दी हैं उनका हमें ऑर्डर बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी उनको क्रमबद्ध करना है हमें, ठीक है। तो ये है हमारे 4 ऑप्शंस जिसमें इन स्टेजेस के नाम बताए हुए हैं। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई पियाजे ने कौन कौन सी स्टेजेस दी हैं। पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास के ऊपर 4 स्टेजेस उसने दी हैं। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज होती है हमारी 0 से 2 इयर्स तक, जिसमें बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, एनवायरनमेंट को पहचानने की या फिर एनवायरनमेंट का एक इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है यहाँ पे। सेकंड आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट मीन्स पूर्व संक्रियात्मक जो हमारी अवस्था है यहाँ पे वो आएगी, और वो रहेगी 2 से 7 साल तक। भाई इसमें बच्चा, ऑपरेशंस का मतलब होता है, पियाजे ऑपरेशंस कहता है कि भाई लॉजिकल थिंकिंग या फिर हम कह सकते हैं रिवर्सिबल थिंकिंग, ये सारी चीजें, सीरिएशन, ये सारी चीजें क्या है, चीजों को क्रमबद्ध करना, ये सारी चीजें ऑपरेशंस में आती है, ठीक है। तो ऑपरेशन से पहले की स्टेज यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज में अभी बच्चा इतने अच्छे से लॉजिकली नहीं सोच पाता है, वो तर्क नहीं लगा पाता है। उसके बाद आती है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है वो रहती है 7 से 11 साल तक, ठीक है। इसमें बच्चा लॉजिकली सोच तो सकता है, लेकिन सिर्फ मूर्त चीजों के बारे में, ठीक है, मूर्त चीजों के बारे में, यानी मूर्त चीजों को लेकर वो संक्रियात्मक वो रहता है, ठीक है। फोर्थ आएगी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये हमारी 12 अबव रहेगी, ठीक है। 12 साल से ऊपर जो भी रहेंगे बच्चे वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगी। यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अब जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को, यानी अमूर्त जो चीजें हैं उनके बारे में भी वो सोचना स्टार्ट कर देता है, उनके बारे में भी वो तर्क लगाता है, यानी उसकी हाइपोथेटिकल जो हम डिडक्टिव जो थिंकिंग होती है वो डेवलप यहाँ पे हो जाती है। तो इस क्रम के अनुसार आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है हमारा, सेकंड वाला। पहले आएगी सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट ऑपरेशनल एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है ये आपको समझ आया होगा। और हिंदी में भी देख लेते हैं, संवेगात्मक जो, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त क्रियात्मक एंड देन औपचारिक क्रियात्मक, ये हमारा इसका सही ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फिर से पियाजे की थ्योरी से आता है, और क्या कहता है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ पियाजेज थ्योरी, यानी इनमें से कौन सा पियाजे की जो सिद्धांत है पियाजे का उसकी सही आलोचना प्रस्तुत करता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन। पहला ऑप्शन आइए जान लेते हैं, क्या, पियाजे डिड नॉट बिलीव चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट बीइंग्स, यानी जो पियाजे है उसका यह मानना था कि बच्चे बुद्धिमान नहीं होते। सेकंड, पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, कि जो पियाजे है उसने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम आंका था, ठीक है। नेक्स्ट इज पियाजे डिड नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिविस्ट
एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी पियाजे ने बच्चों को ये माना था, पियाजे ने ये समझा था कि बच्चे एक्टिवली अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन इज पियाजे viewed the process of development as continuous, that means जो विकास है, विकास की क्रिया को, प्रोसेस को पियाजे ने क्या माना था, कॉन्टिन्यूअस, यानी लगातार वो चलती है, ये माना था। आई होप आपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर चूज कर लिया होगा। आइए हिंदी में भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? फर्स्ट, पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। सेकंड, पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। ठीक है। नेक्स्ट इज पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था। फोर्थ इज पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को सतत माना था। आइए जान लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। सबसे पहली जो हमारी बात है वो क्या, कि पियाजे तो थे ही कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो वो तो मानते थे कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करने में स्वयं सक्षम है। वो मानते थे कि अगर आप कंस्ट्रक्टिविज्म को यानी रचनावाद को फॉलो करो तभी बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे से सीख सकता है। एक्टिवली एंगेज होकर किसी एक्टिविटी में वो अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है, और यहाँ पे तो इस बात की मनाही की गई है। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि पियाजे ने अभी अभी हमने देखा कि पियाजे ने स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, यानी वो मानते थे, स्टेजेस वाले जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। ये हमने जो डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट वाली वीडियो हमारी है कंप्लीट सीडीपी सीरीज में, आई थिंक 4th वीडियो वो है, वहां पे बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया है डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, वहां ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। दैट मीन्स जो पियाजे हैं वो प्रोसेस, जो डेवलपमेंट है उसको डिसकंटिन्यूअस मानते थे, लेकिन यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, कट गया ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, पियाजे ने तो माना था कि जो बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट बीइंग्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पियाजे ने तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा था, नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट कहा था। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। बचता कौन सा है हमारा, ऑप्शन सेकंड। ये है भाई कि ऐसे आप ऑप्शंस को इवेलुएट कर सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि आपका सही आंसर क्या है, तो इस प्रोसेस से आप इवेलुएशन करके अपने ऑप्शंस को काट सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर लॉरेंस कोलबर्ग, ठीक है भाई, कोलबर्ग की थ्योरी की बात करेगा। चिल्ड्रंस मोरल रीजनिंग इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट इन विच स्टेज, कौन सी स्टेज है जिसमें जो बच्चों का जो नैतिक चिंतन होता है वो बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा जो है नियंत्रित होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड देन मोरल रिलेटिविज्म। आइए हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शंस है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर नैतिक संबंधवाद। आइए भाई पढ़ लेते हैं। जो कोलबर्ग है, जो लॉरेंस कोलबर्ग है, उन्होंने जो मॉरल रीजनिंग की थ्योरी दी है उसमें उन्होंने 3 लेवल्स बताए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड देन पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है भाई, पोस्ट कन्वेंशनल में फिर उन्होंने एक एक लेवल में फर्दर 2-2 स्टेजेस दी है। कितनी स्टेजेस दी है उन्होंने, 2-2 स्टेजेस दी है। आइए इनको जान लेते हैं कि क्या है ये 2-2 स्टेजेस। ये देखिए भाई, ये जो हमारी इमेज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारी क्या है, फर्स्ट हमारी जो स्टेज है वो क्या है, अवॉइडिंग पनिशमेंट की स्टेज है। यानी बच्चा चाहता है कि वही काम किया जाए जिससे उसको पनिशमेंट ना मिले, यानी उसकी नैतिकता जो है इस चीज पर डिपेंड करती है कि उसको बस पनिशमेंट ना मिले, वही काम ठीक है। सेकंड स्टेज में बच्चा जो है सेल्फ इंटरेस्ट से गाइड होता है, यानी कि जिस चीज में उसको अच्छा लग रहा है, जो जिस चीज में उसको इंटरेस्ट आ रहा है, उसको वही काम करना ठीक लगता है। और जो ये पहली 2 हमारी स्टेजेस हैं, ये आती हैं प्री कन्वेंशनल लेवल में। किस में आती है,
प्री कन्वेंशनल लेवल में। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज क्या है? गुड बॉय गुड गर्ल वाला एटीट्यूड होता है, यानी कि मुझे जो है अपने आस पड़ोस में, अपने फैमिली में, अपने स्कूल में एक गुड गर्ल की इमेज बनानी है, एक गुड बॉय की इमेज बनानी है, ठीक है, ऐसा बच्चा सोचता है। तो जो भी उसको काम, उसको ये रिवॉर्ड मिलता है ना कि भाई उसको लोग उसकी तारीफ करें कि यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय, वही काम करना उसको क्या लगता है यहाँ पे ठीक लगता है, नैतिक वे में, मॉरल वे में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ स्टेज है वो आती है लो एंड ऑर्डर मोरालिटी की स्टेज। दैट मीन्स अब बच्चा मानने लगता है कि जो सोसाइटी में जो भी लॉज, जो भी हमारे रूल्स बने हुए हैं, उनको बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हमें सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन करना है। तो ये जो हमारी थर्ड और फोर्थ स्टेज है, ये दोनों स्टेज आती है हमारी कन्वेंशनल लेवल में। कौन से लेवल में? पारंपरिक जो हमारा लेवल है उसमें आती है। उसके बाद भाई फिफ्थ स्टेज आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज। दैट मीन्स अब बच्चा मानने लगता है कि भाई जो रूल्स और जो हमारे रेगुलेशंस, जो लॉज सोसाइटी में बनाए गए हैं, उनको तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पे मान लो किसी इंडिविजुअल की जान बहुत ज्यादा वैल्यू करती है, या मान लो अगर हम इसके एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना होता, ठीक है, ये चीज बच्चे को समझ आ गई है लो एंड ऑर्डर मोरालिटी वाली स्टेज में। लेकिन इफ अगर हम माने कि भाई कोई एम्बुलेंस जा रही है, उसमें कोई हार्ट पेशेंट जा रहा है, ठीक है, और उसको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है कि उसको जल्दी से क्या करना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो उस केस में जो एम्बुलेंस है वो रेड लाइट को क्रॉस कर सकती है। ये हमारी थिंकिंग डेवलप होगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टेज में, यानी कि रूल्स को ब्रेक किया जाता है किसी एक इंडिविजुअल की ऐसी अगर सिचुएशन है तो उसमें, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट हमारी जो सिक्स स्टेज आती है वो आती है हमारी यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ठीक है। यूनिवर्सल एंड एथिकल प्रिंसिपल से बच्चे की मॉरल थिंकिंग गाइड होती है। वो एक पूरे ब्रह्मांड के, पूरे जो यूनिवर्स है उसके बारे में अच्छा, उसके बारे में मॉरली वो एथिकली सोचना स्टार्ट कर देता है। तो जो हमारी फिफ्थ और जो सिक्स स्टेज है वो आती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। किसमें आती है भाई? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में वो आती है। ये देखिए, बिल्कुल ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्या कहता है क्वेश्चन में? हमें बताना है, क्या बताना है हमें? हमें बताना है कि भाई जो चिल्ड्रन की मॉरल रीजनिंग है वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट से कौन सी पनिशमेंट से गाइड होती है, कौन सी स्टेज में? वो रहेगी हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज में। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो पनिशमेंट अवॉइडिंग वाली उसकी स्टेज है, ठीक है, वो रहेगी हमारी प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक जो उसका स्टेज है उसमें। आइए नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से पियाजे की थ्योरी पे क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ह्यूमन बेबी इज बोर्न विद सम इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्सेस, यानी जो ह्यूमन बेबी है, ह्यूमन का जो मानव का जो शिशु है, उसमें ऐसी प्रवृत्तियां और प्रकृतियां, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कुछ जन्मजात होती हैं। क्या क्या ऑप्शंस है? अकोमोडेशन, स्कीमाज, माइंड मैप, ऑपरेशंस। आइए हिंदी में देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है? अनुकूलन, स्कीमा, मानस चित्र या फिर प्रक्रियाशीलता। इसको हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसको हम कहते हैं स्कीमास, ठीक है। स्कीमास यानी हमारे माइंड में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे हम कह सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उनको हम बोलेंगे स्कीमास। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये पॉइंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से वाइगोत्स्की की थ्योरी से क्वेश्चन है। यहाँ से थ्योरी से देखो कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन बिटवीन। बिल्कुल, वाइगोत्स्की के बारे में अगर हम जाने तो वाइगोत्स्की ने बात की है ZPD की, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। और अगर हम इसको इस डायग्राम से समझे, मान लीजिए ये वो जोन है जहां पे बच्चे की एक्चुअल डेवलपमेंट हो चुकी है। दैट मीन्स इस सारे एरिया में
उसकी वो सारी एक्टिविटीज आएंगी जहां पे वो सारी एक्टिविटीज को अकेले परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो इस जोन से बाहर थोड़ा सा निकलना स्टार्ट होता है, यानी कुछ ऐसे काम वो करना स्टार्ट करता है, नए काम, जहां पे वो इंडिविजुअली उन एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन उसको किसी मोर नॉलेजेबल अदर, दैट मीन्स MKO की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ताकि वो MKO उसको क्या कर सके, स्कैफोल्ड कर सके, यानी उसको स्कैफोल्डिंग दे सके। तो ये हमारा जो जोन है, ये तो बीच वाला हो गया जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और जो बाहर वाला, जो उसके डेवलपमेंट का संभावित क्षेत्र यहाँ पे है, निकटतम क्षेत्र जो है, उसको हम बोलेंगे ZPD। ठीक है भाई, ZPD बोलेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है कि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि नॉलेज का, जो ज्ञान का निर्माण है, वो कौन से जोन में करना चाहिए। What a child knows and is capable of knowing. Second option, what a child knows and what is much beyond her reach, यानी उसकी पहुंच से बाहर है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज what a child wants to know, वो क्या जानना चाहता है, and what the teacher thinks she should know. Last option is what a child wants to know and what her parents think she should know. आइए हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र के बीच में जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है, जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। थर्ड इज जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। एंड द लास्ट ऑप्शन इज जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। आई थिंक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो देखिए भाई, अब जरा यहाँ पे इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। देखो, अब लास्ट क्वेश्चन, अगर हम लास्ट वाला ऑप्शन पढ़े, क्या कहता है कि जो बच्चा जानना चाहता है, ठीक है, और जो उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। भाई अब अभिभावकों, जो पेरेंट्स हैं, वो तो डिफरेंट उनके सबके व्यूज होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो पेरेंट्स चाहते हैं भाई वही हम बच्चे को पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और ये चीज शिक्षक की मर्जी पे भी नहीं चल सकती। ये तो चीज डेवलप होती है कि भाई बच्चा जो है वो जानता कितना है और उसके बेसिस पे उसमें कितना जानने का सामर्थ्य है। ये वही चीज तो है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी बच्चा कितना जानता है और उसमें कितना जानने का सामर्थ्य है। दैट मीन्स ZPD। सामर्थ्य मतलब जब कोई MKO उसको क्या करेगा, यहाँ पे हेल्प करेगा, स्कैफोल्ड करेगा उसको, तभी तो वो किसमें अपना ZPD लेवल को वो क्या कर पाएगा, अटेन कर पाएगा। दैट मीन्स जो उसकी कैपेसिटी है जानने की, उसको वो अचीव कर पाएगा। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर बनता है। आइए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। अ चाइल्ड इन द क्लासरूम हिट्स हिज और हर क्लासमेट्स in the same way that he or she has seen being punished at home। क्या कहता है कि एक जो बच्चा है ना, अपने सहपाठियों को इस तरह से उनके साथ व्यवहार करता है जैसे वो अपने घर में उसके साथ जो है बर्ताव किया जाता है। अब देखो डायरेक्टली यहाँ से अगर हम देखें ये चीज कि जैसा वो घर पे ऑब्जर्व कर रहा है वैसी ही चीजें वो आके स्कूल में कर रहा है, वैसे ही वो अपने क्लासमेट्स के साथ बिहेव कर रहा है। मान लो उसको घर में पीटा जा रहा है तो वो क्या करेगा, क्लासमेट्स के साथ भी वो वैसे बिहेव करेगा, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, मार पिटाई करेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली अगर हम ऑप्शंस को देखें, अब क्या है फर्स्ट ऑप्शन, कंस्ट्रक्टिविज्म, दैट मींस रचनावाद। सेकंड ऑप्शन है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को हम कहते हैं भाई सामाजिक संरचनावाद। जो हम सोशल कंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे सामाजिक संरचनावाद, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि उसने ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके उसने कुछ सीखा है। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक लर्निंग, दैट मीन्स मानववादी अधिगम। ह्यूमनिस्टिक मतलब मानववादी और लर्निंग दैट मीन्स अधिगम। तो भाई क्या हो रहा है, सीधे सीधे रचनावाद में क्या होता है, बच्चा करके सीखता है, ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही है वहां पे। सोशल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि बच्चा सोसाइटी के बीच जो इंटरेक्शन हो रही है उससे सीखता है, ये भी चीज नहीं हो रही है। ह्यूमनिस्टिक लर्निंग भी जैसी कोई यहाँ पे चीज नहीं हो रही है। हो क्या रहा है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो रही है, दैट मीन्स अवलोकन अधिगम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है,
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम यानी जो बाल केंद्रित कक्षा है वो कैसी होनी चाहिए या फिर वो कैसी होती है। अब भाई, अब जब भी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात आ जाए, हमें हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें आ जानी चाहिए, यानी जो भी एक्टिविटीज टीचर करा रहा है, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस क्लासरूम में चल रही हैं, उसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरी बात, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हो रही है वहां पे वो फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि हमारा क्लासरूम में क्या है, ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले काफी सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी होते हैं, चिल्ड्रन विद डिफरेंट बैकग्राउंड भी होते हैं, तो हर बच्चे को एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, समझ आना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हैं वो कैसी हो, फ्लेक्सिबल हो। दूसरी बात, बहुत सारी एम्पल एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा उसमें जो है कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए काफी ज्यादा एक्टिविटीज, यानी हैंड्स ऑन अप्रोच, यानी जो बच्चा है वो करके सीखे, उस अप्रोच को टीचर को क्या करना है, फॉलो करना है। तो आइए देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट इज हैव प्रोविजनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल, लॉट ऑफ रिसोर्सेज तो भाई होने ही चाहिए, काफी सारे रिसोर्सेज हो जिनसे जिनकी मदद से टीचर है, जिन संसाधनों की मदद से टीचर बच्चे को अच्छे से सिखा सके और हर तरीके से सिखा सके। ऑडियो एड भी हो, विजुअल एड भी हो, ऑडियो विजुअल एड भी हो, टेक्टाइल मटेरियल भी हो, ये सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, ये ऑप्शन तो ठीक है। नेक्स्ट इज बी बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, मतलब फ्लेक्सिबली, लचीलता से हम बच्चों का क्या कर रहे हैं, समूहीकरण कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुपिंग से भी बच्चे सीखते हैं, क्योंकि कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट इज यूज टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। पहली बात तो ये जो ओनली वर्ड है ना, ये नेगेटिव वर्ड है बिल्कुल। इसको जहां भी ऑप्शन में देखें कि भाई ओनली कह रहा है कि भाई सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही हमें बस एक ज्ञान का पूरा सोर्स मान के बस उसको ही पढ़ाते रहो, ना तो उनको एक्टिविटी कराओ, ना उनको कोई डेमोन्स्ट्रेशन दो, ना उनको कुछ करके दिखाओ, ना उनको प्रोजेक्ट मेथड दो से पढ़ाओ, बस क्या कराते रहो, टेक्स्ट बुक रटाते रहो। ये तो बहुत ही नेगेटिव ऑप्शन है, इसको तो पहले ही काट देंगे हम, ठीक है। हैव चिल्ड्रन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, बिल्कुल भाई, बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है हमने सारी प्रोसेसेस में, ठीक है। फॉलो अ रिजिडली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम एंड एम्प्लॉय समेटिव असेसमेंट। रिजिड यानी बहुत ही ज्यादा एक रिजिड हम करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। अब देख लेते हैं हिंदी में, मतलब ऐसा पाठ्यक्रम हम फॉलो कर रहे हैं जो बिल्कुल भी लचीला नहीं है कि हर बच्चे को बस पेन पेपर पे ही टेस्ट देना है, चाहे वो उसको लिखने में प्रॉब्लम हो, चाहे उसको सुनने में प्रॉब्लम हो, चाहे उसको हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी किसी भी तरह की हो, लेकिन तुम कह रहे हो कि भाई उसको बस पेन पेपर के टेस्ट से ही तुम इवेलुएट कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। ये बिल्कुल क्या है, एक नेगेटिव ऑप्शन रहता है, बिल्कुल ठीक है। एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन, यानी कि समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जो टर्म के एंड में जो टेस्ट होता है ना, सेमेस्टर के एंड में जो टेस्ट होता है, यानी जो हमारे SA1 SA2 होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, पेन पेपर टेस्ट की, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अब देख लेते हैं यहाँ पे इन ऑप्शंस में कि हमें थर्ड को तो पहले ही काट देना है, जिसमें भी थर्ड है ना उसको हमने पहले ही काट दिया, ठीक है भाई, थर्ड को हमने काट दिया। अब देखते हैं फिफ्थ किस वाले में है, फिफ्थ भी इसमें है, इसको भी हमने काट दिया, तो बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आइए एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एज पर द थ्योरी ऑफ होवर्ड गार्डनर, गार्डनर की थ्योरी के अनुसार इंटेलिजेंस इज जो होवर्ड गार्डनर है, इन्होंने इंटेलिजेंस पे, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। इन्होंने क्या कहा है कि जो इंसान की जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो क्षमताएं हैं वो डिपेंड करती है, यानी जो हमारे बुद्धि है, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो डिपेंड करती है कि भाई वो, सबसे पहली बात तो 8 या 9 टाइप्स की इंटेलिजेंसेस गार्डनर ने दी है, ठीक है, जिनको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, गार्डनर ने क्या कहा है कि जो हमारी, मान लो एक एरिया में, एक फील्ड में बच्चा या इंसान जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे फील्ड में भी उतना ही अच्छा हो, यानी वो उतना ही बुद्धिमान हो उस फील्ड में भी। दैट मीन्स गार्डनर क्या मानते हैं कि अगर कोई डांस करने में अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि उसका मैथ्स भी अच्छा हो, या फिर कोई मैथ्स में अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि भाई उसका लैंग्वेज वाला पार्ट भी अच्छा हो। लेकिन
ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी क्या होती है, एक तरह से इंडिपेंडेंट होती है। दैट मीन्स कोई जो स्टूडेंट है वो लैंग्वेज में बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो साइंस में उतना ही ज्यादा अच्छा हो। कि दैट मीन्स जो इंटेलिजेंट है वो वेरी करती है, वो डिफरेंट पार्ट्स में होती है। ठीक है, ये चीज क्या कौन कहते हैं, होवर्ड गार्डनर कहते हैं। इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी जो इंटेलिजेंस है वो मल्टीपल हो सकती है। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी कंस्ट्रक्ट। पहला ही ऑप्शन क्या कह रहा है, बुद्धि एक संरचना है, ये तो चीज है ही नहीं, ये तो पहले ही गलत है। अभी अभी तो हमने पढ़ा कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करती है ये थ्योरी। सेकंड इज इंटेलिजेंस इज अ जेनेरिक एबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन द अक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कि जो इंटेलिजेंस है ना भाई, वो एक जेनरिक एबिलिटी है, यानी बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करती है। होल्ड पे रख लेते हैं इस ऑप्शन को, इतना बुरा नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंटेलिजेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। नहीं, गार्डनर ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। गार्डनर ने तो इंटेलिजेंस को 8 जो है पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसमें भी एक 9th एक नई उन्होंने ऐड की थी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस, ईच वन ऑफ विच हैज अ यूनिक बायोलॉजिकल बेसिस। देखिए भाई क्या कहता है, हिंदी में देख लेते हैं इसको, कि बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कट गया हमारा और फर्स्ट ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान या अनुभव पर निर्भर करती है, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक एक अद्वितीय जैविक आधार है। बिल्कुल यही सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन इसमें है। ठीक है, तो इसी के साथ हम जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन 4 विल बी योर आंसर। तो आज के लिए भाई हमने कुछ ये 14-15 क्वेश्चन जो डिस्कस करे हैं, ऐसे ही हम सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फेलो एस्पिरेंट्स जो भी सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सीडीपी के लिए आप इस चैनल को बनाओ तना मास्टर रिकमेंड कर सकते हैं उनके साथ, और कुछ इसी तरह से हम टीचिंग लर्निंग जो ये प्रोसेस है इसके द्वारा कुछ सीखते रहेंगे, कुछ आपस में कंस्ट्रक्टिविज्म यहाँ पे हम फॉलो अगर करें कि भाई हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, और सून हम ऐसा कोशिश करेंगे कि भाई लाइव सेशंस भी लिए जाएं। ठीक है, तो धन्यवाद तब तक के लिए, गुड बाय।